एल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही मैम आपके लिए टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके प्लांट टिश्यूज के, एनिमल टिश्यूज के एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के भी करवाएंगी। तो भाई मेक श्योर करना कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो, क्योंकि इनकी बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ कि नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट। एग्जैक्टली भाई, अपना बेस्ट देना बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। क्या पता कि इस बार आपके फाइनल एग्जाम्स में आप छक्का मार दो और अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाओ, है ना। तो नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना कभी भी मत छोड़ना। क्या पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो बच्चा अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना चाहता है तो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक सब्जेक्ट के इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, इन सब के ही आपके 3 मॉक टेस्ट पेपर साइट पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा। 0 रुपीज कॉस्ट है जिसकी, एंड कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इफ द सेल्स ऑफ द अनियन पील एंड आरबीसीज आर separately kept in hypotonic solution, what will happen to them, and explain the reason for your answer. कि both the cell will swell, RBC will burst easily with the cell of onion peel will resist the bursting to some extent. A and B both are correct, या RBC and onion cell will behave differently. क्या हो जाएगा भाई? हमें पता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपके सराउंडिंग का जो आपका सोल्यूशन होता है उसमें पानी का कंटेंट क्या रहता है? हाई रहता है। पानी का कंटेंट काफी हाई रहता है, जबकि सेल के अंदर पानी का कंटेंट काफी लो होता है। तो पानी जो है आपका बाहर से अंदर मूव करने लगेगा एंड सेल विल swell। तो भाई आपके आरबीसी एंड अनियन का पील दोनों ही क्या होगा? swell कर जाएगा। क्या हो जाएगा? when kept in a hypotonic solution, the onion cell will become turgid because the water will enter the cell due to osmosis, but the cell wall present outside the cell provides its rigidity, does not harm to occur। जबकि आपके आरबीसीज के अंदर पानी कंटिन्यूअसली अंदर एंटर करने की वजह से इट विल लीड टू द बर्स्टिंग ऑफ द सेल बिकॉज इट डज नॉट हैव अ रिजिड सेल वॉल। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, बोथ आपके दोनों ही सेल स्वेल हो जाएंगे, लेकिन आरबीसी की बस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी क्या है? एनिमल सेल है आपका। क्या है? एनिमल सेल। और हमें पता है एनिमल सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है, सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है। तो सेल वॉल की प्रेजेंस ना होने की वजह से वो उसको रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी जैसे वो अनियन सेल को प्रोवाइड कर रही थी। तो अनियन सेल तो बच जाएगा बर्स्टिंग से, लेकिन आरबीसी का जो सेल होगा वो बर्स्ट हो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल। ओके, चलो moving ahead with the next question, why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? तो भाई selectively permeable का मतलब होता है which allow entry and exit of some सब्सटेंसेस, कुछ बहुत ही सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ ही बहुत चीजें, जैसे कि जो चीज आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स बाहर के एनवायरनमेंट से चाहिए सेल को, तो वो अंदर एंटर करने की परमिशन देता है। या फिर कुछ बहुत सब्सटेंसेस जैसे कि सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर लाने का जो परमिशन होता है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस। इसीलिए हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि भाई ये कुछ ही बहुत सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को ये अलाउ करती है। क्योंकि भाई अगर ये फ्रीली परमिएबल हो गई,
सेल वॉल की तरह, तो आपके बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ आपके सेल के अंदर एंटर करके आपके सेल को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जबकि आपका अंदर से कोई चीज, बाहर से कोई भी सेल ऑर्गेनेल अगर गलती से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास ऑन हो गया, बाहर चला गया, तो भाई सेल आपका क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इसीलिए भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस in and out of the cell. It means that the plasma membrane allows some material to pass through it, while at the same time it blocks the other material from entering through it. कुछ बहुत मटीरियल को अंदर आने देती है और कुछ बहुत मटीरियल को बाहर जाने देती है, सबको अलाउ नहीं करती। ओके, चलो तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स? भाई लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं चीजों को, डाइजेस्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, आपके वो चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे आपका खाना हो, कुछ भी हो, उसको डाइजेस्ट करने का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और साथ साथ में इनके पास एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो चीजों का ब्रेक डाउन करवाते हैं, चीजों को डाइजेस्ट करवाते हैं। तो भाई ये तो चलो हो गया डाइजेशन का काम कि वो चीजों को डाइजेस्ट करा रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कि हम उनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? हम उनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? सिंपल सा आंसर है, जब आपका सेल, अगर गलती से आपका जो सेल है वो इन्फेक्ट हो गया किसी रीजन की वजह से, आपका कोई सेल है वो इन्फेक्ट हो गया, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, तो भाई अब वो जो सेल है ना वो आसपास के सेल को भी खराब करने लग जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक सेल जो है आपके आसपास के सारे सेल्स को खराब करने लग जाता है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन ना कॉज करे, इसीलिए ये सुसाइडल बैग्स जो होते हैं लाइसोसोम्स, ये बर्स्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। और जब ये बर्स्ट होते हैं तो जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड जब ये रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर तो धीरे धीरे ये बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद से ही खुद को सुसाइड करके, खुद को बर्स्ट करके अपने ही सेल को मार दिया, इसीलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो भाई कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑर्गेनल्स, जिसको टर्म सुसाइडल बैग इसलिए बोला गया था क्योंकि लाइसोसोम्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स which digest all the cell. This leads to the death of the cell. Hence, lysosomes are referred as suicidal bags. Simple. Moving ahead with the next question, draw a neat diagram of plant cell and label any three parts which differentiate from the animal cell. ठीक है, तो चलो प्लांट सेल को हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहला जो चीज होती है जो आपके एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट बना लो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, जिसमें आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट आपके एनिमल सेल में नहीं होता। ये हमने क्या बना लिया? ये हमने बना लिया प्लास्टिड। ठीक है, और थर्ड जो होता है आपका वो लार्ज साइज वैक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज साइज वैक्यूल, जो कि आपके एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफी बड़ा सा रहता है। तो भाई यही तीन डिफरेंस हो जाएंगे, जिसमें आप क्लोरोप्लास्ट मेंशन कर सकते हो, वैक्यूल मेंशन कर सकते हो, जो कि आपके एनिमल सेल के पास, जो आपके एनिमल के सेल के पास काफी स्मॉल साइज के होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल सेल के पास काफी स्मॉल साइज के होते हैं। और थर्ड होता है आपका सेल वॉल, जो कि आपके एनिमल सेल के पास नहीं होते। ठीक है, जो आपके एनिमल सेल के पास नहीं होते। Moving ahead with the next question, how does an amoeba obtains its food? तो भाई let me tell you आपको एक और अच्छी चीज की, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये क्लास 10th में भी है, ये क्लास 10th में भी कॉमन टॉपिक है आपका, क्लास 10th का भी कॉमन टॉपिक है, जो कि आप वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, लाइफ प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो इस तरीके से होता है आपका अमीबा, जिसको अगर कोई फूड पार्टिकल दिख जाता है,
अगर कोई फूड पार्टिकल दिख जाता है तो व्हाट डज इट डू, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करने लग जाता है। सूडोपोडिया जो होता है क्या होता है, इट्स अ फॉल्स फीट, ये फॉल्स फीट होता है जो क्या कर लेता है, फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, ये फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है और धीरे धीरे क्या करता है, एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर इसका पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो भाई अमीबा जो है फूड पार्टिकल, वो टेम्परेरली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है अपने सेल सरफेस में से, जो फ्यूज कर लेता है फूड पार्टिकल्स का, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपके ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वंस इनसाइड द फूड वैक्यूल एंड व्हेन दे डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड भी आपका थ्रोन आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये अपना खाना एनगल्फ करता है, जिसमें अगर आप ये डायग्राम बना करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप डायग्राम बना के आओगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो moving ahead with the next question, how can you differentiate between prokaryotic and eukaryotic organism? तो भाई prokaryotic organism and eukaryotic organism को differentiate करने का तरीका देख लेते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, दे आर smaller in size, they are smaller in size, undefined nucleus, undefined nuclear membrane, nucleus, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या ही बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, एंड इनका जो क्रोमोसोम होता है ओनली सिंगल क्रोमोसोम दे हैव, एक ही क्रोमोसोम होता है इनके पास। ठीक है, एंड डोंट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं रहती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो दे आर लार्जर इन साइज, दे आर लार्जर इन साइज, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या होता है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसपे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। दे ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस नहीं प्रेजेंट होता है। एंड इवन कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होती हैं। दे ऑल्सो कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होती हैं। तो यही आपका बेसिक सा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स में। यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। साइज जो होता है काफी स्मॉल रहता है, जबकि इनका साइज जो होता है वो लार्ज रहता है। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्मॉल साइज के होते हैं, इसमें लार्ज साइज के होते हैं। डीएनए जो होता है इसमें सर्कुलर होता है, इसमें लंबा लंबा सा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट एंड उसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक ही सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। ठीक है, moving ahead with the next question, write the names of different plant parts in which chromoplast, chloroplast and leucoplast are present। तो भाई ये क्या है आपके प्लास्टिड्स। तो अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो these are colored plastids। ये कैसे प्लास्टिड्स होते हैं, these are colored plastids, जो कि कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, impart color to the different parts of the plant, impart color to different parts of the plant।
ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कलर इम्पार्ट करते हैं। जैसे कि हो गया आपका फ्रूट्स हो गए जिसको डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, फ्लावर्स हो गए, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट जो कि उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में, एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके थर्ड टाइप के प्लास्टिड की, तो ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनका काम सिर्फ क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। दे स्टोर द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आपके लीफ में और स्टेम ऑफ द ग्रीन प्लांट में, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं एंड कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट में जहां पे फूड की स्टोरेज हो रही है। जहां पे फूड की स्टोरेज होती है वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल्गी apparatus एंड फंक्शन इट परफॉर्म। तो भाई गोल्गी apparatus जो होता है, इट्स अ सेल ऑर्गेनेल जो कि एक पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इसको हम सिस फेस बोलते हैं, जिसके अंदर से आपके प्रोटीन एंटर करते हैं, और इसको हम लोग लास्ट वाले को ट्रांसफेज बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज ट्रांसफेज, जो कि क्या करता है, वेसिकल्स की फॉर्मेशन करता है, और यही वेसिकल फिर क्या करते हैं, आपके मॉडिफाइड प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो भाई गोल्गी apparatus का फंक्शन क्या हो गया, एक तो ये लाइसोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, एंड ये क्या करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करता है। प्रोटीन की क्या करता है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है आपका गोल्गी apparatus। ठीक है, गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus जो होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिविजन। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में भी होते हैं, लाइसोसोम्स की सिंथेसिस करवाते हैं, मटीरियल का सिंथेसिस करके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हुई होती है प्रोटीन्स की, उसकी डिस्पैचिंग और पैकेजिंग आपका गोल्गी apparatus ही करवाता है। अगर इस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना दोगे जैसे मैंने बनाया है, तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलो moving ahead to question number 9, in brief state what happens when a dry apricot are left for some time in pure water and later transferred to the sugar solution। अगर आपका ड्राई एप्रिकॉट है, अगर आप उसको वाटर में ट्रांसपोर्ट करोगे तो यहाँ पे हो रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है, पानी आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें आपका सेल जो हो जाएगा या फिर आपका जो एप्रिकॉट है वो स्वेल हो जाएगा। और अगर आप इस स्वेल किए हुए एप्रिकॉट को फिर शुगर सोल्यूशन में डालोगे, किसमें डालोगे, शुगर सोल्यूशन में, तो शुगर सोल्यूशन में पानी का कंटेंट जो है ना, वाटर का कंटेंट कम है, जबकि सेल के अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा है। तो ड्राई एप्रिकॉट में से पानी निकल करके शुगर सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा और वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सॉरी श्रिंक हो जाएगा। रेड ब्लड सेल इज केप्ट इन कंसंट्रेटेड सेलाइन सोल्यूशन, तो वो स्वेल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, नहीं श्रिंक हो जाएगा, सॉरी श्रिंक। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल ब्रेक्स डाउन, रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन अ ड्रॉप ऑफ शुगर इज पुट इनटू इट, गोल्गी apparatus इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। देखो एप्रिकॉट जो होगा पहले स्वेल हो जाएगा, लेकिन सॉरी जब आप उसको शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएंगी एक्सोऑस्मोसिस के प्रोसेस से, क्योंकि शुगर सोल्यूशन में मैंने अभी आपको सॉरी सलाइन सोल्यूशन में जो होगा, सलाइन सोल्यूशन जो होगा आपका, सलाइन सोल्यूशन जो होगा उसके अंदर वाटर का कंटेंट H2O का कंटेंट कम रहता है, आरबीसी के अंदर जो होगा H2O का कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, तो पानी आपका आरबीसी के अंदर से निकल करके सलाइन सोल्यूशन में चला जाएगा, तो एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, इफ यू ब्रेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, तो जितना भी सेल का जो कंटेंट है उसके अंदर वो सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी अगर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई।
रियोलीफ आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन ड्रॉप अ शुगर सोल्यूशन इज पुट इनटू इट। देखो रियोलीफ को आपने पानी में बॉइल किया तो उसके सेल जो हो जाएंगे उसकी वो डेड हो जाएंगे, सेल्स जो डेड हो जाएंगे, तो आप किसी भी सोल्यूशन में रख लो वो एज इट इज ही रहेगा, आपकी जो रियोलीफ रहेगी वो एज इट इज ही रहेगी। और अगर आपने गोल्गी एपरेटस को रिमूव कर दिया तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है उसकी पैकेजिंग नहीं होगी, मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप लोगों का लाइजोसोम्स की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये सारे फंक्शन आपके रिटार्ड हो जाएंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द सेल शेप बिकॉज द सेल्स आर डेड ड्यू टू बॉइलिंग। और गोल्गी एपरेटस जो होगा उसको रिमूव करने की वजह से वो फंक्शनिंग ऑफ सेल को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, नथिंग एल्स यू हैव टू राइट। Moving on to the last question, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss। तो भाई अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या है? These are the gases and gases में कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर में कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है? ऑस्मोसिस का। तो भाई आपका पानी जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू मूव करेगा, जबकि आपकी जो गैसेस होंगी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव करेंगी। ठीक है, तो भाई CO2 जो होगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा, और वाटर की जो मूवमेंट होगी वो आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगी थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। So this was end of our session। तो भाई ये सारे क्वेश्चन जरा प्लीज अच्छे से पढ़ के चले जाना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, और अगर आपको इसी सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।